किसी ऑसिलेशन भी है सिलेबस में? ऑसिलेशंस है सिलेबस में, लेकिन इस बार का मैं एक बार वेरीफाई करके बता दूंगा। वैसे तो था, मतलब लास्ट ईयर सिलेबस में हुआ था ना अपडेशन, तो लास्ट ईयर तक तो सिलेबस से नहीं हटाया था। लास्ट ईयर काफी सारी चीजें हटाई थी, जैसे सेमीकंडक्टर्स हटा दिया था, साइक्लोट्रॉन हटा दिया था। इस बार का मैं कोविड वाला देखकर बता दूंगा। ठीक है। Power in an AC circuit. अब हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो एसी सर्किट में जब भी मान लीजिए हमने किसी भी तरीके के अलग अलग तरीके के हमने एसी सर्किट्स की बात करी, तो हमने एक एसी सर्किट ऐसा लिया था जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस था, एक एसी सर्किट ऐसा लिया जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस था, एक एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस, फिर आरएल, फिर आरसी, फिर आरएलसी। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए, लेकिन हमने हर केस में क्या करा, कि जो ईएमएफ था, ईएमएफ को हम हर केस में ई नॉट साइन ओमेगा टी ही लेकर चले। तो जब मैं पावर की भी बात करूंगा, तो पावर के केस में भी हम ईएमएफ को ई नॉट साइन ओमेगा टी ही लेकर चलेंगे। तो एसी ईएमएफ इज गिवन एज E is equal to E naught sin omega t, and let current be E is equal to E naught sin omega t, and current be I is equal to I naught sin omega t माइनस फाइव। ठीक है, ये हमने क्या कहा कि देखिए, अगर मान लीजिए हम बोले कि अब ये कोई भी एसी सर्किट हो सकता है, अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट है, तो उसमें फेज डिफरेंस होता ही नहीं, तो हमारा फाई जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर हम ये बोले कि ये एक इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि इट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो उस केस में हमारा जो फाई है वो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, सॉरी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये इंडक्टिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट की बात होगी, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, क्योंकि तभी ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू बनेगा। तो अलग अलग केसेस में फेज डिफरेंस, यानी कि ये जो फाई है ये अलग अलग हो सकता है। तो वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हो गया फाई। अच्छा, उसके बाद तो हम ये जानते हैं कि जैसे हमने नॉर्मली जो हम डीसी के केस में पहले भी पढ़ चुके हैं कि पावर जब निकालनी होती है तो कैसे निकलती है। तो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो तो हम ये जानते हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ईएमएफ कर रहा है। तो हम इसमें बोलेंगे कि बिकॉज ये हमारा एसी है, तो मैं एसी सर्किट की पावर की जब बात करता हूँ, तो एसी में क्या है कि जब बार बार ईएमएफ, हर इंस्टेंस पर ईएमएफ चेंज हो रहा है, जब ईएमएफ चेंज हो रहा है तो फिर करंट भी चेंज हो रहा है। तो हम ये कहेंगे ईएमएफ और करंट दोनों जब चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स मेरी पावर भी चेंज होगी। तो जब मैं किसी भी चीज की ऐसी बात करता हूँ कि चेंजिंग, कोई कोई भी क्वांटिटी जब चेंजिंग है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग क्वांटिटी है, तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग क्वांटिटी में हर इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यू होगी उसकी। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर एक एवरेज पावर की बात हम बाद में करते हुए सबसे पहले ये कहेंगे कि अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये दोनों भी टाइम डिपेंडेंट है, ये भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो हो सकता है पहले एक सेकंड पर अगर चेक करूं तो ईएमएफ कुछ और हो, एक सेकंड पर करंट कुछ और हो, और दूसरे सेकंड पर ईएमएफ और करंट दोनों चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में पावर ना निकालकर इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई आई। अच्छा, ई को क्या कहेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई को क्या बोलेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब ई नॉट और आई नॉट को एक साथ ले लीजिए, और ये हो गया साइन ओमेगा टी
इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, हम ये देखते हैं कि जब दो टर्म्स हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, दोनों साइनोसॉइडल टर्म्स हैं, साइन वाली, जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। हमने तो सीक्वेंशियली फॉर्मूले देखे हैं, तो सीक्वेंशियली जो हमारे फॉर्मूले थे वो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने फॉर्मूला ये देखा था 2 sin a cos b। इसका क्या होता था, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा क्या था 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का क्या था sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर तीसरा था 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का क्या था cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और sin a sin b, 2 sin a sin b। बेटा इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये होता है 2 sin a sin b का फॉर्मूला। और अगर मुझसे सिर्फ sin a sin b पूछा जाए तो ये जो 2 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला का लगाऊंगा, ये ओमेगा टी मेरे लिए एक तरह से क्या हो गया a, और ओमेगा टी माइनस फाइव मेरे लिए क्या हो गया जैसे कि b हो। तो sin a sin b का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट और cos a माइनस बी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हो गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, ब्रैकेट बंद और अपॉन में 2। ठीक है, बताइए बेटा यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। हाँ सर। यस सर। क्लियर है, चलिए जी आगे चलते हैं अब जरा। आगे देखिएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो हमारा P है ये हो जाएगा अपॉन 2s, अपॉन 2 को बाहर निकाल लो, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो cos फाइव और माइनस ये हो गया ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, तो माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। अच्छा, अब एवरेज पावर की अगर बात करी जाए, एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर कैसे निकलेगी, एवरेज पावर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और cos फाइव माइनस ये जो इंस्टेंटेनियस पावर आई है ना, इस इंस्टेंटेनियस पावर का ही मेरे को एवरेज निकालना है। मैं पी लिख रहा हूँ सीधा सीधा, एवरेज ऑफ पी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे को एवरेज पावर निकालना है तो एवरेज पावर के लिए हम अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर, अलग अलग टाइम के इंस्टेंट पर मैं अलग अलग पावर्स निकालूंगा, फिर उन सबका एवरेज क्या हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 5 अलग अलग पावर्स निकाल ली, तो पांचों पावर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज ऑफ पी, इस पी का एवरेज निकालना था। अब जब पी का एवरेज निकालेंगे तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे एवरेज ऑफ पी का मतलब हो गया एवरेज ऑफ
एवरेज ऑफ दिस टर्म ई नॉट आई नॉट अपॉन टी और कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो टर्म है ना पूरी, ये जो इंस्टेंटेनियस पावर आई है, इसमें ये जो सेकंड टर्म मेरे पास आई है ये टाइम डिपेंडेंट है। तो हम ये कहेंगे कि द टर्म cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई ये टाइम पर डिपेंड कर रही है, ये नहीं कर रहा टाइम पर डिपेंड, ये दोनों भी नहीं कर रहे हैं। द सेकंड टर्म दिस इज टाइम डिपेंडेंट, is time dependent, so its average over वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में अगर उसके एवरेज की बात करी जाए, वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ठीक है भाई, देखिए जब मैं एसी की बात कर रहा हूँ तो एसी का जो एसी की जो वेव बनती है वो ऐसी वेव बनती है इस तरह से, जो साइनोसॉइडल वेव है। तो अगर मैं पूरे कंप्लीट साइकिल की बात करता हूँ, कंप्लीट साइकिल मतलब पूरा एक टाइम ड्यूरेशन की, कैपिटल टी की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन में जो पूरा एवरेज निकलता है वो जीरो आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पर वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर प्लस का 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू बेटा -1 आ रही है। यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर वैल्यू -2 आ रही है। यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ वैल्यू -3 आ रही है। यहाँ +4 है तो यहाँ -4 आ रही है। इसी तरह से +3 अगेन -3, इसी तरह से +2 अगेन -2, इसी तरह से +1 अगेन -1 और फिर 0। तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना, अगर मैं एवरेज निकालने के लिए क्या करता हूँ कि सारी वैल्यूज को पहले ऐड करूंगा और फिर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक तो जब मैं पूरे एक कंप्लीट साइकिल की बात करूंगा तो कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू आएगी उसमें जो टोटल है, जो सम है, वो सम ही जीरो आ जाना है। जब सम ही जीरो आ जाना है तो फिर एवरेज क्या निकलेगा? जीरो का एवरेज भी जीरो। तो सीधी सीधी बात है कि ये वाली जो टर्म है, बिकॉज इट इज टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम पर डिपेंड कर रही है। और टाइम हमारा एक साइकिल में, अगर पूरी कंप्लीट साइकिल की हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि टाइम हमारा जीरो से स्टार्ट हुआ और घूम फिर कर जीरो आ गया। तो वैल्यू भी जितनी भी है वो भी सारी पहले पॉजिटिव जाएंगी, फिर उतना ही यहाँ नेगेटिव जा रही है, जितना यहाँ नीचे आ रही है उतना ही यहाँ ऊपर उठ रही है, तो वो सब नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल ये जो टर्म है इट इज टाइम डिपेंडेंट, तो इट्स एवरेज बिकम जीरो। देयरफॉर एवरेज पावर मतलब पीएवी, एवरेज पावर ये सिर्फ इतना बचेगा बेटा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2। बताइए जी, इतना तो क्लियर है? इसमें आपको इसके लिए बस इतना ही लिखना होगा। ये समझ में आ गया? सर एक यस बार सर। फिर समझा दोगे वो cos 2 ओमेगा टी वाला? अच्छा, ये वाला थोड़ा दोबारा, समझ नहीं आया, पूरा समझ नहीं आया। आप दोबारा देखिएगा। मैंने ये बोला यहाँ पर कि यहाँ ना ओमेगा टी है क्या। जब मैं कंप्लीट साइकिल की बात करता हूँ, ये टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट है, तो हम कंप्लीट साइकिल की जब बात करते हैं तो मैं दोबारा इधर ना मिटाकर इसको दिखा देता हूँ। ये सारी वैल्यूज हो गई अलग अलग। अब आप ये देखिएगा कि इसमें ना हम ऐसा कहते हैं कि जब भी मैं कॉस की साइकिल की बात करता हूँ या साइन की साइकिल की बात करूँ, किसी की भी हम बात करें, तो वो वैल्यू जो है वो हमारी -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो। अब जो ये वाला टर्म है ना cos 2 ओमेगा टी -5, जब हम एवरेज निकालते हैं किसी का भी पावर का, करंट का, या किसी का भी जब हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए मुझे पूरी की पूरी एक कंप्लीट साइकिल चाहिए होती है। अब जो कंप्लीट साइकिल है वो ये है। अब इसमें दो चीज कहते हैं हम कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अगर टाइम लें, अगर टाइम लें तो ये जो पूरा वेव जो कंप्लीट हुई,
ये जिस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होती है उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ओमेगा टी लूँ, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी क्या होता है बेटा? थीटा ही तो होता है। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और ये टाइम टेकन, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो थीटा है, ये थीटा क्या लेते हैं हम यहाँ पर? 0, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360, ये हो गया। ठीक है। अब इस -5 को आप भूल जाइए, क्योंकि ओमेगा टी का मतलब क्या है? ओमेगा टी का मतलब है एंगल। और जब मैं पूरे एक साइकिल की बात कर रहा हूँ तो मेरा एंगल जो है वो 0 से स्टार्ट होकर और 360 डिग्री तक जाएगा। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब हमारा एंगल 0 से स्टार्ट होकर 360 डिग्री तक जा रहा है, क्यों जा रहा है? बिकॉज इट इज टाइम डिपेंडेंट। ओमेगा टी का मतलब क्या है कि जो हमारा टाइम है वो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी एंगुलर वेलोसिटी भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी उसकी। ठीक है। और जब उनकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी तो इसका मतलब मेरा थीटा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं cos फाई की बात करूँ तो cos फाई क्या है? ये एक फिक्स वैल्यू है। cos फाई क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। अगर मान लीजिए करंट में और ईएमएफ में मान लीजिए 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है, तो वो 30 डिग्री फिक्स हो गई। तो मुझे मालूम है cos 30 की वैल्यू जो है √3/2 होती है, वो मैं जानता हूँ। तो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ई नॉट, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू। आई नॉट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। आई नॉट और ई नॉट क्या है? ई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की, आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू करंट की। टू कांस्टेंट है। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये टोटली टाइम पर डिपेंड कर रही है। और जब हम टाइम डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो ये वैल्यू बार बार चेंज आती रहेगी। मेरे पास ये वैल्यू बार बार चेंज आती रहेगी। मुझे एवरेज पावर निकालना है, तो एवरेज पावर के लिए मैं टाइम की वैल्यू लूंगा पहले 0 सेकंड। 0 सेकंड तो cos 0 - 5 ये हो जाएगा, cos -5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिया टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये आ गया cos 2 × 1 यानी कि cos 2 ओमेगा -5। फाइव की वैल्यू फिक्स है 30 डिग्री। फिर उसके बाद हमने कहा कि टी की वैल्यू 2 ले लो, टी की वैल्यू 3 ले लो। तो हमने अलग अलग जो वैल्यूज ली ना, उन पर देखिए ये फिक्स आ रहा है, ये वाली टर्म फिक्स आ रही है, चेंज हो रही है तो सिर्फ ये वाली वैल्यू। और ओवर अ कंप्लीट साइकिल अगर मैं कॉस की बात करूं या साइन की बात करूं, तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल ये वैल्यू कर जो भी वैल्यू आती है इसकी साइनोसॉइडल वेव की, वो ऐसे पहले जाएगी, अपना पूरा पॉजिटिव वैल्यू कंप्लीट करेगी, तो फिर उसके बाद में नेगेटिव में जाएगी। तो जितना ये ऊपर उठी उतना ही नीचे चली गई। तो इसका मतलब जब मैं इनकी सारी वैल्यूज का सम निकालूंगा तो बेटा 0 आएगा। आप ये देखो इसकी वैल्यूज, मान लो टाइम ड्यूरेशन ये है, यहाँ पर इसकी वैल्यू +1 आ रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू +2 आ रही है, और यहाँ इसकी वैल्यू +3 आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू अगेन +2, यहाँ पर वैल्यू अगेन +1, फिर इधर देखेंगे तो वैल्यू -1, -2, -3, फिर -2, फिर -1 और फिर 0। इन सारी वैल्यूज को 1 +2 +3 +2 +1 +0, -1 -2 -3 -2 -1 +0, इन सब वैल्यूज को आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 0 ही तो आएगा, हाँ सर। है ना। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल जब भी मेरे पास कॉस आ जाए या साइन आ जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इसकी आप टोटल वैल्यू बताइए, मतलब सारी अलग अलग वैल्यूज का सम बताइए, तो आप कहेंगे 0 है। कि ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो साइन वेव है वो जहां से स्टार्ट होती है वो वापस वहीं पहुंच जाती है। तो ना तो उसकी वैल्यू कुछ बढ़ी ना घटी, जो उसका टोटल आया वो 0 आ गया। समझ गए? तो इसलिए हाँ सर। जीरो की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, खत्म हो गई। क्योंकि एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एवरेज निकालने के लिए ये टाइम डिपेंडेंट है, इंस्टेंटेनियस पावर टाइम डिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूंगा? टाइम की अलग अलग वैल्यूज निकालकर पावर की अलग अलग वैल्यूज लूंगा। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? इसमें केवल ये वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी ये वैल्यू तो सेम ही आएगी सब। तो ये तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया। अब मान लीजिए 50 वैल्यूज ली मैंने, तो 50 बार ये आया एंड डिवाइड बाई 50, तो 50 से 50 कर दिया, सिर्फ यही बचा फिर एवरेज पावर के लिए। समझ गए? हाँ सर, आ गया। ठीक है, आकृति क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, तो हमारी एवरेज पावर ये आ गई। अब एवरेज पावर में हमने ये कहा कि चलो इसको हम एक काम करते हैं,
जो 2 है, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैसे, ये मिटा रहा हूं इधर से, ये हो गया ई एवरेज, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन रूट टू, और ये हो गया आई नॉट अपॉन रूट टू कॉस फाई। ई नॉट अपॉन रूट टू, मैं ये दोनों ही चीजें देख चुका हूँ, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हो गया ई आरएमएस, ये हो गया आई आरएमएस, और ये हो गया कॉस फाई। तो ये तो एवरेज पावर के लिए हो गया, ठीक है बेटा। अब ये करने के बाद में हम ये कहेंगे कि ये जो कॉस फाई है, ये कॉस फाई क्या होता है बताएंगे? कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड, याद है कि नहीं? कॉस सर फाई आर याद है। अपॉन जेड होता है, याद है कि नहीं बताइए? हाँ सर। हाँ सर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा पावर हाँ सर, पावर फैक्टर याद आ गया। फैक्टर। अब क्या है कि ये जो कॉस फाई है, ये कॉस फाई की जो भी वैल्यू है, मतलब फाई तो होगा फेज, अब फेज जिस तरीके से भी फेज चेंज होगा ना, हालांकि ये वैल्यू फिक्स है यहाँ पर किसी एक सर्किट में, लेकिन यही चीज है, ये कॉस फाई ही है जो पावर को डिटरमिन करती है। पावर कम होगी ज्यादा होगी, किस तरीके की पावर होगी, वो इस पर डिपेंड करता है। आरएमएस और आई आरएमएस ये वैल्यू तो फिक्स हो गई। तो अगर मैं फेज चेंज करता रहूं लगातार, करंट और ईएमएफ के बीच में अगर मैं फेज चेंज करता रहूं, तो भी सिर्फ और सिर्फ हम करंट में और ईएमएफ के दोनों के बीच का फेज यानी कि एंगुलर डिफरेंस मैं अगर वो चेंज करूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है उससे कोई छेड़खानी नहीं की, जो ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू है उससे कोई छेड़खानी हमने नहीं करी, वो बिल्कुल सेम रही, लेकिन हमने दोनों के बीच का सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज कर रहे हैं। तो आप फेज चेंज करते जाओ और अलग अलग पावर लेते जाओ, ठीक है। तो इसीलिए इसको पावर फैक्टर बोला जाता है कॉस फाई को, क्योंकि फाई को आप चेंज करते जाओ और अलग अलग पावर लेते जाओ। और कॉमन लैंग्वेज में, अब पता नहीं आपने यहाँ पर सोसाइटीज में सुना है या नहीं सुना, या जब आप छोटे थे सुना है या नहीं सुना, कई बार आपने ये देखा होगा कि जब आज से 6 7 10 साल पहले जब वोल्टेज कम हो जाया करती थी घरों में, कभी लाइट एकदम तेज जला करती थी, कभी लाइट ज्यादा धीमी हो जाती थी, तो आपने कॉमन टर्म सुनी होगी कि फेज चेंज हो गया, फेज चेंज कर दिया। क्या आपने सुना था कि नहीं सुना था कि कटआउट लगा रखा है हमने अपने घर में और हम फेज चेंज कर देते हैं तो वोल्टेज कम या ज्यादा उससे हो जाती है, सुना है कि नहीं? यस सर। ना, वो जो फेज चेंज होता था, वो फेज चेंज यही होता था कि आपने करंट में और वोल्टेज में, उन दोनों के बीच के फेज को चेंज करा है। आपने देखा होगा कि एक स्टेबलाइजर, या पता नहीं नहीं देखा होगा, तुम्हारे पैदा होने से पहले की बात होगी, हमने देखा है जब, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज आ रही है ना कुछ नहीं सर। कंप्यूटर में से? अच्छा नहीं, बाहर सर कुछ बच्चे की आवाज आ रही है। अरे बच्चे तो मेरे घर पे हैं, वो तो ये तो बाहर से आई थी, कुछ अजीब सा म्यूजिक था कुछ। अच्छा, तो क्या होता है कि एक ना बड़ा सा स्टेबलाइजर लगा रहता था पहले, घरों में लगवा देते थे स्टेबलाइजर, कि जब पंखा बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो हम उसकी ना नॉब घुमा देते थे, स्टेबलाइजर की नॉब घुमाते थे तो पंखा तेज चलने लगता था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मतलब करंट आ रहा है और जो वोल्टेज आ रहा है वो तो इलेक्ट्रिकल लाइन से आ रहा है, आपने उसको थोड़ी चेंज करा, आपने दोनों के बीच का फेज चेंज कर दिया बस। अब वो फेज चेंज करने से क्या होता था कि कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाती थी तो कभी करंट ज्यादा हो जाता था। करंट ज्यादा होना हमारे काम की चीज नहीं थी, वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो फिर फैन तेज चलने लगता था, फिर चांसेस हो जाते थे। तो ये होता था पहले, अब तो खैर सब जगह यूनिफॉर्म पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब फेज चेंज वाली प्रॉब्लम हो सकता है कहीं गाँवों में या छोटे छोटे टाउन्स में रह गई हो, पर सिटीज में तो खत्म है ये प्रॉब्लम, पहले थी अब नहीं है। तो ये फेज वही होता है, यही पावर फैक्टर है, यही डिटरमिन करता है कि कितनी पावर आपको मिलेगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि भाई प्योर कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, स्पेशल केसेस
और स्पेशल केसेस में बेटा प्योर रेसिस्टिव सर्किट की पहले बात करते हैं। प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में आप जानते हैं कि देयर इज नो फेज डिफरेंस। ईएमएफ में और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी कि ये जो फाई है ये जीरो हो जाता है उसमें। हमने कहा ना कोई फेज डिफरेंस नहीं, तो ये फाई जीरो हो गया, तो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। फाई 0 डिग्री हो गया तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, ई आर एम एस आई आर एम एस और कॉस 0 डिग्री। मोरोवर मैं आई आर एम एस को क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ ई आर एम एस अपॉन आर। भाई प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेसिस्टेंस ही है इसमें, तो उसको क्या बोलेंगे आप, क्या हो जाता है रेसिस्टिव सर्किट में ई इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो मैंने आई को क्या बोल दिया, ई अपॉन आर, तो आई की जगह ई अपॉन आर आ गया, cos 0 इज 1। तो यहाँ पर मेरी एवरेज पावर हो जाती है ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। ये क्लियर है, बोलिए। हाँ सर। है ना। अब इसके बाद बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, ये बता रहा हूँ मैं इधर से। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हम ये कहेंगे कि जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है तो करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू। तो पाई कितना हो जाएगा, पाई बाई टू ही तो होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ई टू तो मैंने ये लिया था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई को मैंने लिया था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। मैं जानता हूँ, मैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट को जानता हूँ, उसमें करंट क्या निकल के आता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका मतलब फाई पाई बाई टू है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। पाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो बता दो एवरेज पावर कितनी होगी, एवरेज पावर आरएमएस आई आर एम एस और cos पाई बाई टू। cos पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, जीरो जीरो। मतलब cos 90 डिग्री जीरो। तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, एवरेज पावर जीरो हो जाएगी प्योरली इंडक्टिव में। इसी तरह से प्योरली कैपेसिटिव, उसमें भी जीरो होनी चाहिए सर। हाँ सर, जीरो ही होगी, माइनस। प्योरली कैपेसिटिव में cos माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, तो cos माइनस थीटा भी cos थीटा के बराबर होता है, वो भी जीरो। ठीक है, छोड़ दो इसको, समझ गए। हाँ सर। यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं, पावर फैक्टर। सर मेरा 17 को है फिजिक्स का पेपर, ठीक है, तुमने मुझे ये और बताया, 23 को मैथ्स का है। और 8 से थर्ड तो कब है, क्या नहीं, 23 को सर। अच्छा 23 को। तुमने बताया था 8 से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ऐसा था ना कुछ। हाँ सर, 9 को पहला है, फिर 11 को, फिर 6 दिन की छुट्टी, अच्छा और 17 को फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, तुमने 8 तो से पहले पहले ये फिनिश करने के लिए बोला था, ये मैं कर दूंगा 8 से पहले फिनिश। अच्छा सर, लेकिन आप सर दिवाली के आसपास दिन में फ्री रहोगे आप, दिवाली के आसपास कभी भी, दिवाली के मतलब 11 से 17 के बीच में। कब, 15 से 17 के बीच में। 11 से 17 के बीच में कभी भी। हाँ जब भी रहूंगा बता दूंगा। ठीक है, तो मैं तब डाउट्स लेके आऊंगा सर। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है सर। हाँ, पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर में क्या होता है कि हमने ये कहा कि जैसे एवरेज पावर निकाली थी हमने, तो पी एवरेज हमने निकाला था ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ई आर एम एस
IRMS cos phi दिखाई देता है ना, IRMS cos phi, ये तो एवरेज पावर हो गई। फिर अब जैसे ये RMS वैल्यू है और IRMS वैल्यू है, हम इसको बोलेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं, ये जैसे एवरेज पावर है इसको हम बोलते हैं बेटा वर्चुअल EMF, वर्चुअल EMF इनटू वर्चुअल करंट, वर्चुअल EMF इनटू वर्चुअल करंट इनटू cos phi, वर्चुअल EMF इनटू वर्चुअल करंट इनटू cos phi, ये हो गया। मतलब ERMS को वर्चुअल EMF बोलते हैं, IRMS को वर्चुअल करंट बोलते हैं, ठीक है, इनटू cos phi। अब जब हम ये कहते हैं द प्रोडक्ट जो होता है ये वाला ERMS और IRMS वाला, ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे को एक्चुअल पावर, ये मेरे को एक्चुअल पावर नहीं देता। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि सिर्फ ERMS और IRMS की बात करें तो ERMS होता है वर्चुअल EMF और IRMS होता है वर्चुअल करंट। तो वर्चुअल वो चीज होती है जो टेम्परेरी होती है, जो परमानेंट नहीं होता है, नहीं होती, मतलब एक तरह से नकली होता है वर्चुअल। तो अगर हम सिर्फ इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये मेरे को एक वर्चुअल पावर मिल जाएगी, ठीक है। वर्चुअल पावर मतलब ऐसी कि वो पावर मेरे को दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में वो पावर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये एवरेज पावर है। और यहां से अगर हमने सिर्फ इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया तो मेरे पास एक आती है अपीयरेंट पावर, अपीयरेंट पावर, अपीयरेंट पावर क्या होगी, वर्चुअल EMF। सर पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट कट गया है शायद, अच्छा मेरे को मालूम नहीं है। ये पूरे एसी में बस यही दो चीजें कटी हैं सर। अच्छा बताओ फिर छोड़ू इसको कराऊं, एक बार करा दो सर, देख लेते हैं। ये ज्यादा नहीं है, सर करा ही दीजिए। करा देता हूँ, छोटा है। तो इसको बोल देते हैं वर्चुअल EMF और वर्चुअल करंट। तो नकली EMF नकली करंट, तो नकली EMF और नकली करंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो नकली पावर आ गई। नकली पावर मतलब वो पावर जो दिखाई दे रही है पर एक्चुअल में वो है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली जो पावर थी एवरेज पावर, इसको हम बोल देते हैं एक्चुअल पावर, इसको बोल देते हैं एक्चुअल पावर, इसको बोल देते हैं अपीयरेंट पावर। तो एक चीज आ गई क्लियर समझ में कि ये है वर्चुअल EMF इनटू वर्चुअल करंट इनटू cos phi, और ये है वर्चुअल EMF इनटू वर्चुअल करंट। तो अगर एक्चुअल पावर अपॉन अपीयरेंट पावर कर दिया जाए तो केवल cos phi बचेगा, एंड cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्चुअल पावर अपॉन अपीयरेंट पावर इज इक्वल टू पावर फैक्टर। ये समझ में आ गया कि नहीं, ये बता दो बस इतना, हाँ सर। ठीक है। ये सिर्फ इस वजह से बता यस दो, सर। कई बार ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, उसमें बोल देते हैं पता नहीं तुम बता रहे हो सिलेबस में से हट गया तो शायद कुछ भी ना आए, कि एक्चुअल पावर अपॉन अपीयरेंट पावर, ये रिलेशन हमको याद रखना है, इससे पावर फैक्टर आ जाता है, cos phi आ जाता है। अभी एक्चुअल पावर क्या है, वही एवरेज पावर जो हमने देखी है, ERMS IRMS cos phi, और अपीयरेंट पावर यानी कि नकली पावर यानी कि वर्चुअल EMF और वर्चुअल करंट का मल्टीप्लिकेशन ERMS इनटू IRMS, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि एक चीज तो ये हो गई कि cos phi आ गया यहाँ से और इसको हम बोल देते हैं पावर फैक्टर। दूसरा हम जानते हैं cos phi होता है R अपॉन Z। दूसरी एक चीज जो है पावर फैक्टर की, वो ये याद रखनी है कि cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z होता है, बस इतना। और फिर Z जो है ये फिर वेरी करेगा। अगर हमसे LCR सर्किट की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमसे सिर्फ और सिर्फ
इंडक्टिव सर्किट की बात करी जाए तो वो क्या हो जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो वेरी करेगा, जो ये इम्पीडेंस है ये वेरी करेगा, वो डिपेंड करेगा कि सर्किट कौन सा दे रखा है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं, मतलब वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट कौन सा होता है? ये एक ऐसा करंट, जब मान लीजिए हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, और वॉटलेस करंट का मतलब ये है कि वॉटलेस मतलब जिसमें पावर ना हो, वॉट का मतलब क्या होता है, पावर, तो जिसमें पावर ना हो ऐसा करंट। तो हम ये कहेंगे कि एक करंट का ऐसा कंपोनेंट जिसकी वजह से हमारी पावर जीरो आ जाए, उसको हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। मतलब उस करंट की वजह से हमें पावर नहीं मिल सकती कुछ भी। हम बोलते हैं ना पावर क्या होती है, वोल्टेज इनटू करंट, वी इनटू आई। तो करंट के अलग अलग कंपोनेंट्स देखेंगे तो करंट का एक कंपोनेंट तो हमको पावर देगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट हमको पावर नहीं देगा। उस दूसरे कंपोनेंट को हम वॉटलेस करंट बोल देते हैं। तो जरा देखते हैं कि वो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, और करंट के कंपोनेंट्स किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। वॉटलेस करंट के लिए एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, फेजर डायग्राम। तो पावर इन एन एसी सर्किट, एसी सर्किट में अगर पावर की बात करी जाए तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, आरएमएस, आईआरएमएस और कॉस फाई। ये हो गई एवरेज पावर, ईआरएमएस, आईआरएमएस और कॉस फाई। अच्छा, अब इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सेस, और हमने ये कहा कि जो यहाँ पर मैंने ले लिया ई आर एम एस, ये ई आर एम एस ले लिया हमने। अब मैं ये कहूंगा कि ई आर एम एस जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में फाई एंगल बना रहा है। ई आर एम एस एक्स एक्सिस के साथ में फाई एंगल बना रहा है। अब जब ये फाई एंगल बना रहा है तो हमने ये कहा कि जो हमारा ई था और जो आई था, तो आई क्या था, आई आई क्या था कि आई जो है वो ई से कितना पीछे रहेगा, फाई पीछे, फाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये दे रखा है। तो मतलब ये लेकर चले हम कि मैंने किसी भी पर्टिकुलर सर्किट की बात नहीं करी। मैं जानता हूँ इंडक्टिव में फाई की वैल्यू पाई बाई टू होती है, कैपेसिटिव में माइनस पाई बाई टू होती है, और रेसिस्टिव में जीरो होती है। एलसीआर में अलग तरीके से निकाली जाती है फाई की वैल्यू। तो मैं ये कहूंगा कि मैं एक जनरल लेकर चल रहा हूँ, और जनरली मैंने इसको फाई मान लिया फेज डिफरेंस। तो करंट जो है वो तो ईएमएफ से पीछे ही रहता है। तो मैंने ये कहा कि करंट कितना पीछे रहेगा, फाई पीछे, ठीक है, ओमेगा टी माइनस फाई। ये हो गया आई आर एम एस, ये आई आर एम एस। अब हमसे अगर ये कहा जाए कि आई आर एम एस के कंपोनेंट्स आप ब्रेक करिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये कहेंगे कि ये जो फाई है, फाई आर एम एस, और ये जो फाई है, जब मैंने इसके साथ वाला कंपोनेंट देखा तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस कॉस फाई। ये तो समझते हैं ना कि जो साथ वाला कंपोनेंट बनता है वो कॉस बनेगा, और फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई आर एम एस साइन फाई। बता दीजिए बेटा, क्लियर है दोनों चीजें, हाँ सर। ये दोनों यस चीजें सर। तो क्लियर है ना।
तो हमने ये कहा कि ये तो हो गया आई आर एम एस कॉस फाई, ये आपको फाई समझ में आ ही गया होगा कि ई आर एम एस में आई आर एम एस उससे मतलब करंट जो है वो ई आर एम एस से फाई फेज डिफरेंस पीछे है। अब जरा देखिएगा कि जब हम ये कहेंगे कि पावर का तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स का क्या रोल है इसमें पावर कैलकुलेट करने में। तो मैं ये कहूंगा कि कंपोनेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पी एवरेज निकालते हैं यहाँ पर। देयर आर टू कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ आई आर एम एस। करंट के दो कंपोनेंट हो गए, एक कॉस वाला और एक साइन वाला। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये पार्ट में कंपोनेंट आई आर एम एस कॉस फाई अलॉन्ग ई आर एम एस। जो ये वाला कंपोनेंट अगर ये वाले को देखा जाए और इसके अलॉन्ग में पावर निकालने की कोशिश करूं तो देखिएगा पावर कैसे निकलेगी। मैं इस डायरेक्शन में पावर निकालने की बात कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ई आर एम एस और हमारा ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों के दोनों सेम फेज में है, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा जी, तो इस केस में हमारी एवरेज पावर क्या होगी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कुछ है ही नहीं तो जीरो, कॉस जीरो। वही फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ईएमएफ इंटू करंट इंटू कॉस फाई। तो दोनों के बीच में एंगल ही नहीं है कुछ, दोनों ईआरएमएस और आईआरएमएस कॉस फाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में तो कोई एंगल नहीं है ना। तो एंगल क्या हो गया, कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है 1, तो पी एवरेज कितना आ जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। बताइए बेटा इतना क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। जो मैं यहाँ पर इसको कॉस फाई बोल रहा था, अब कॉस फाई को मैंने एक उसके साथ ही इंक्लूड कर लिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ आई आर एम एस कॉस फाई की वजह से हमारी पावर कितनी होगी, सिर्फ इसकी वजह से पावर, मतलब हमने इसको मान लिया ईएमएफ और इस पूरे को मान लिया करंट। तो इसके और इस पूरे के बीच में तो एंगल कुछ भी नहीं है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वो कॉस 0 डिग्री वो वाला है। समझ गए कि नहीं। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब दूसरा देखिए कि कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई is perpendicular to ERMS। तो ये जो IRMS sin फाई है ये ERMS पर परपेंडिकुलर है। तो अब पावर कैसे निकलेगी, समझ गए होंगे आप। EMF तो ERMS और करंट IRMS sin फाई, और ये जो है IRMS sin फाई ये पूरा का पूरा करंट है, मतलब इंक्लूडिंग sin फाई, ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। भाई ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो 90 डिग्री हो गया ना एंगल, तो cos 90 डिग्री। तो ये पी एवरेज कितनी हो गई 0। तो ये वाला जो करंट है आई आर एम एस साइन फाई, इसकी वजह से हमारी जो एवरेज पावर है इट कम्स आउट टू बी 0। तो इसकी वजह से पावर कितनी आ रही है, पावर आ ही नहीं रही, मतलब देयर इज 0 वॉट। जब कोई वॉट ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, तो 0 वॉट। तो इसलिए इसको आई आर एम एस साइन फाई को वॉटलेस करंट बोल देते हैं। बताइए जी, समझ में आ गया।
यस सर। दोनों को क्लियर है ना? चले आगे। हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो हमारा वो हो गया जो मतलब इम्पोर्टेंट भी है पोर्शन। अब ये हटा दिया सिलेबस में से तो चलो कोई बात नहीं, आपको आ गया ये। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ रेसिस्टर। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज ना आपस में रिलेटेड है, तो इसमें कुछ छोड़ने का मुझे लगता नहीं है। आप कुछ छोड़ना मत, कर ही लेना सब कुछ। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और आगे ये सब कुछ पढ़ना ही है आपको। ये आकाश एंट्रेंस के सिलेबस में कुछ चेंज थोड़ी करा होगा। नहीं सर, कुछ चेंज नहीं है। ना तो वो तो फिर करना ही है, फिर तो मतलब फालतू की सर बात। वो तो पूरा सेम ही है। वो तो पूरा सेम ही रहेगा, तो फिर तो करना ही है, हर बच्चे को ही करना चाहिए फिर तो। अच्छा, अब है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ रेसिस्टर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ रेसिस्टर। तो जब रेसिस्टर की बात कर रहे हैं तो रेसिस्टर के केस में जो हमारा ईएमएफ है और जो करंट है वो दे आर ऑलवेज इन फेज। तो हम ये कहेंगे कि फॉर अ रेसिस्टर ई बोल दो या वी बोल दो, वी बोल देते हैं यहाँ पर। V is equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t। दोनों में कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं। जब भी एवरेज जब भी कभी हम एक ट्रू रेसिस्टर की बात करते हैं तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। फिर उसके बाद देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन निकालिए, वर्क डन इन अ स्मॉल टाइम dt, वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt, तो देखो क्या होता है, पावर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो यहीं से आता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हम पावर को ना ये बोल देते हैं मतलब P is equal to small amount of work done in small amount of time, तो dw by dt। अब अगर इसको dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt ये हो जाएगा dw is equal to p dt। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर मैं p की बात करूं तो p होता है बेटा vi, इलेक्ट्रिकल पावर vi होती है, vi dt। तो dw is equal to, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। बताइए जी, इतना तो समझ गए। अब उसके बाद हाँ सर। जब हम पावर निकालेंगे तो सॉरी वर्क डन निकालेंगे तो पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन निकालेंगे। ठीक है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब dt कितना होगा, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक। ठीक है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जीरो से लेकर कैपिटल टी, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए करेंगे। कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड क्या होता है, कैपिटल टी। ठीक, ये मिटाकर इधर कर रहा हूं। देखिए जी, अब तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है, तो ये वी नॉट आई नॉट हटा दो यहाँ से, बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना दोनों। डन। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये क्या हो जाएगा,
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी होता है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो वाला फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं, 2 को बाहर निकाल दो, v नॉट आई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt 0 से लेकर कैपिटल टी तक, w इज इक्वल टू v नॉट आई नॉट अपॉन 2। 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। जब cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और 0 से कैपिटल टी। वैल्यू डाल दीजिए, नॉट आई नॉट बाई 2 कैपिटल टी माइनस 2 साइन ओमेगा 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, माइनस ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये तो समझ गए जीरो कैसे लिखा है। हाँ सर। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद देखिएगा W इज इक्वल टू v नॉट आई नॉट अपॉन 2 कैपिटल T माइनस ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है बेटा 2 पाई अपॉन कैपिटल T। तो ओमेगा की वैल्यू डालो, साइन 2 है और ओमेगा की वैल्यू डालो 2 पाई अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T से कैपिटल T कट गया अपॉन 2 ओमेगा। ये क्या बन गया, 2 2 जा 4 पाई। साइन 4 पाई क्या होता है, साइन साइन पाई के कितने भी इंटीग्रल मल्टीपल हो सब जीरो हो जाते हैं, तो ये पूरा जीरो। टर्म जीरो हो गया। तो W इज इक्वल टू हो गया v नॉट आई नॉट कैपिटल T अपॉन 2। W इज इक्वल टू v नॉट आई नॉट कैपिटल T अपॉन 2। ठीक है, इतना आ गया। फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्क डन अगर निकालना है, एवरेज वर्क डन, ये टोटल वर्क डन आ गया मेरे पास। अब मेरे से ये पूछा जाए कि भाई एवरेज पावर निकालो। एवरेज पावर क्या हो गया, एवरेज वर्क डन, मतलब पी एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन पूरा का पूरा कंप्लीट साइकिल में, क्योंकि एवरेज जो निकाला जाता है वो तो पूरे साइकिल का ही निकाला जाएगा। तो इसको टी से कैपिटल टी से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो गया, वी नॉट आई नॉट कैपिटल टी अपॉन 2, और टी से टी कट गया तो क्या हो गया, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। अब इसको क्या बोलेंगे, वी नॉट अपॉन रूट 2, और इसको क्या कहेंगे, आई नॉट अपॉन रूट 2। वी नॉट अपॉन रूट 2 मतलब वी आर एम एस, आई नॉट अपॉन रूट 2 मतलब आई आर एम एस। और जब ये कहा जाता है कि हाँ भाई प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, क्योंकि मैं एवरेज पावर निकाल रहा हूँ एसोसिएटेड विद रेसिस्टर, तो रेसिस्टर के केस में तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन आर। तो वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस अपॉन आर, तो ये हो गया वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। बताइए जी, इतना क्लियर है। हाँ सर। यस सर। चलिए जी, तो इतना कर लीजिए। नेक्स्ट फिर मैं आगे कराता हूँ। अगला टॉपिक एनर्जी है, और एनर्जी के बाद एलसी ऑसिलेशंस ही है। तो मैं देख लूंगा कि अगर है सिलेबस में तो भी तो करेंगे ही, थोड़ा एम्फेसिस के साथ करेंगे। अगर नहीं है तो करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उस पर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए जी, ठीक है फिर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।